हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री 131 के लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर आपका फर्स्ट ईयर के कोड केमिस्ट्री का है, जो कि सबको लगता है टफ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ना है और यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके। फर्स्ट पार्ट इसका अपलोडेड है, जिसमें मैंने पहला यूनिट करवाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट 2 करने वाले हैं। ठीक है, ब्लॉक 1 में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है पूरा, जिसमें आप यूनिट 1 में बोह्रस थ्योरी पढ़ते हैं। बोह्रस थ्योरी का एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो मैंने आपको डिटेल्स में कराया है, वो आप जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आज हम यूनिट 2 करने वाले हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी दोगला पन। ठीक है, यानी दो चेहरे किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। तो हम चलते हैं यहाँ पर यूनिट 2 में, और फिर हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की, जो नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगा, जिसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। देन उसके बाद हाइड्रोजन एटम पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरीके से लिखते हैं हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 1 बोर्स थ्योरी थी, जिसमें मैंने आपको बता दिया था। तो ये है यूनिट 2। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में से। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या और डुअल बिहेवियर का क्या मतलब। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जो आप एमिशन करते हो, ठीक है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं, जो भी लाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो रेडिएशन का क्या नेचर होता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम इसे पढ़ना है। पार्टिकल नेचर भी पढ़ना है, यानी कि जो हमारा रेडिएशन वो एक वेव की फॉर्म में भी जाएगा और एक पार्टिकल नेचर की फॉर्म में भी जाएगा, तो इसीलिए इसका ये दोगलापन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर। मैटर का क्या नेचर है, जिसमें आप डी ब्रोगली रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैटर वेव्स पढ़ेंगे एंड डिवीजन गार्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो कभी ना कभी आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खल्लास। इंट्रोडक्शन में जो आप सबसे पहले बोर्स का मॉडल पढ़कर आए हैं, जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एक इलेक्ट्रॉन एटम का, जिसमें हाइड्रोजन का नाम था। उन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने बोला था कि जो ये मेरा मॉडल जो है बोहर वाला, वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल था किसके लिए, वन इलेक्ट्रॉन एटम का, उसका नाम था हाइड्रोजन। इन्होंने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में नहीं बताया, इन्होंने कोई भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की डिटेल्स नहीं दी थी, ना ही इंटेंसिटीज स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बताई थी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस हाउ द लाइट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कि लाइट किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। फिर आप देखोगे वहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव के, लाइक वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर यहाँ पे हम देखेंगे पार्टिकल नेचर के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको किस पर फोकस करना है, नेचर ऑफ मैटर पे, जहाँ पे डुअल बिहेवियर आएगा, यानी पार्टिकल एज वेल एज वेव फंक्शन। ठीक है, रेडिएशन के दो टाइप का बिहेवियर है, ठीक है, जिसको हम डुअल बिहेवियर कह रहे हैं। एक तो वो पार्टिकल की तरह दिख रहा है, दूसरा वो वेव की तरह भी चल रहा है, तो दोनों नेचर को हम पढ़ेंगे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर है। ठीक है, डी ब्रोगली का रिलेशन भी हम देखने वाले हैं, और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि मैटर किस तरीके से वेव की फॉर्म में चल रहा है, जिसमें आप डिवीजन गार्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे एंड यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया जाएगा नेचर ऑफ मैटर का। और फाइनली हमें हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रेडिएशन देख लेते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे नेचर ऑफ रेडिएशन। तो व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन का क्या मतलब होता है। आप एमिशन कराते हो किसका, एनर्जी का, या फिर आप ट्रांसमिशन कराते हो एनर्जी। या तो आप ट्रांसमिशन करोगे एनर्जी, या फिर आप क्या करोगे, एमिशन करोगे, एमिट करोगे एनर्जी को, किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में या पार्टिकल्स की फॉर्म। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में या पार्टिकल्स की फॉर्म में अगर आप एनर्जी को एमिट करते हो या फिर ट्रांसमिट करते हो, तो हम उसको रेडिएशन बोलते हैं। कहाँ से ट्रांसमिट कर सकते हो आप, किसी मटेरियल से कर सकते हो या फिर किसी स्पेस से कर सकते हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो आपने जैसे एनर्जी को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, इन सारी चीज़ों, इस
सबके फॉर्म में आप एनर्जी को ट्रांसमिट या एमिट कर सकते हो, राइट। एनर्जी को ट्रांसफर करना या एनर्जी को आपके एमिशन करना, तो वही आपकी क्या होती है, रेडिएशन होती है। अब हम पार्टिकल के फॉर्म में भी देखेंगे और वेव्स के फॉर्म में भी देखेंगे इन्हीं रेडिएशंस को, इसीलिए इसका नाम ड्यूअल बिहेवियर है। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट को आप देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह किस तरीके से है, यानी लाइट फेंकोगे आप, लाइट चल रही है किस किस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, दोनों है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और वेव भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और वेव भी है, इन सब की चीज़ों को मिलाकर लाइट उसमें चल रही है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। एक बीम ऑफ लाइट को आप ऑसिलेट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, जिसमें लाइक कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, ये सारी चीज़ आती हैं। ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपको यहाँ पे देखेंगी कि वेव जो है वो एक डायमेंशन में ही प्रोपगेट होता है। जैसे ये आप देख रहे हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपकी लाइट एमिट हो रही है, ये आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो आगे बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी किस किस में चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो और मैग्नेटिक फील्ड में भी हो और आगे वेव की फॉर्म में चल रही है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप यू अंडरस्टैंड। दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच के डिस्टेंस को, ये जो ऊपर है ना, ये ट्रफ और क्रस्ट, ठीक है, ये ट्रफ होता है ऊपर और ये नीचे वाला क्रस्ट होता है, दो ट्रफ या दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वेव नंबर मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो क्या होती है, हम क्या करते हैं, लाइट ऑफ बीम डालते हैं जिसमें क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, और वेव चल रही होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप देखो क्या क्या चीज़ होती हैं, आपकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ। मैंने आपको बताया कि अगर ये वेव है तो ये जो ऊपर वाली है ना, ये दो मुंडियाँ दिख रही है ऊपर वाली, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, ये नीचे वाली जो दिख रही है ना, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो चाहे दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच में का डिस्टेंस जो होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, इसको हम मीटर में रखते हैं, इसका यूनिट है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स चल चुका है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, इनफैक्ट एक हर्ट्ज जो होता है वो सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेशन रखती हैं, वो रिलेशन कहलाता है ये, ठीक है, क्या, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी बाय म्यू। सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये लैम्डा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, आपस में रिलेशन, वो रिश्ता है, ठीक है, जो आपकी वाली का है, ठीक है, वही रिश्ता है। सी का तो आपको वैल्यू पता होगा, 3 × 10⁻8 होता है, ये 2.998, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 3 × 10⁸ लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका होता है क्या, सी की वैल्यू रखने के लिए होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर आपको निकालना है कितना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, तो वो होता है रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करते हो तो टाइम पीरियड मिलता है, अगर आप वेवलेंथ को रेसिप्रोकल करते हो तो वेव नंबर मिलता है। आपको क्वेश्चन में भी आता है कि आपको वेवलेंथ दिया होती है कि मान लो आपके पास कुछ वेवलेंथ दी हुई है 900 नैनोमीटर, आपको बताना है कि वेव नंबर कितना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, वही आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नॉन एज वेव नंबर। इसको हम न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को, तो 1/λ या फिर v/c हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, ठीक है, आपके पास सारी यहाँ पे रेंजेस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है। लाइक आपके पास ये दिख रहा है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखने के लिए आ गए, ठीक है, एक्स रे, गामा रे, एंड ऑल, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारी आपकी होती हैं क्या, एक्सयूवी में रेंज, ठीक है। देखो ये आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको याद करने के लिए मैंने अपने चैनल पे पहले भी बताया है, जब मैंने PYQs कराए हैं, आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नीचे से याद करिए, ठीक है। देखो गामा रे, एक्स यूवी, ठीक है, गामा रे, एक्स यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ये नियर और फार का छोड़ो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये होता है। तो इससे याद रखना गाड़ी, ठीक है, एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गाड़ी से आएगा गामा रे,
एक्स से आएगा एक्सरे, यू से आएगा यूवी रे, वी से आएगा विजिबल रे, आई से आएगा इंफ्रारेड, इन माई रेंज, माई से आएगा माइक्रोवेव, रेंज से आएगा रेडियो वेव। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप ये ट्रिक लिख सकते हो, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है, ये आपकी स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है। तो अगर हम माइक्रोवेव, ठीक है, रेडियो वेव, अगर हम ये वाला आपका गामा मैंने यहाँ से याद कराया, इस टर्म में आपको याद कराया, ठीक है, इस टर्म में आपको याद करवाया है, तो आपको इससे पता लगेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, किस डायरेक्शन में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर हम गाड़ी से चल के आ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी से चल के आ रहे हैं रेडियो वेव तक, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो गामा की होगी। तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में घट रही है और लैम्डा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो होते हैं वेवलेंथ वो आपस में इनवर्स रिलेशन होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो गाड़ी की जो ये गामा रे है आपकी, ठीक है, गाड़ी से हम याद कर रहे हैं ना, गामा रे, इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी, आपकी रेडियो वेव की क्या फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर एक्सरे गामा रे विद लो वेवलेंथ, ठीक है, यानी एक्सरे और गामा की क्या होगी, वेवलेंथ लो होगी क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी तरफ रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव की हाई वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी लो है। तो ये कहना चाह रहे हैं, इसको याद करने की कोनो ज़रूरत वा आपको नहीं है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाता है कि लैम्डा आप कैसे निकालते हो, है ना, सी बाय वी, जो जो आपको गिवन होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, येलो लाइट की, और यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो लैम्डा अगर आपको दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है सी बाय म्यू, यही मैंने आपको बताया। यानी आप स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे और यहाँ पे आप वी निकाल लेंगे और लैम्डा रख देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। ओके, सो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात करें तो अभी हमने क्या देखा, वेव नेचर देखा, अब यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर देखने वाले हैं, यानी कई सारे पार्टिकल नेचर किस तरीके से शो कर रही है आपकी रेडिएशन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास होता है एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, तो यहाँ पे हम कुछ अजम्पशन देखने वाले हैं, ठीक है, आ जाओ मैं अजम्पशन देखती हूँ। तो अजम्पशन यहाँ देखने से पहले हमने जो न्यूटन के बारे में पढ़ा है, उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बताया था, ठीक है, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया था क्लासिकल मैकेनिक, वो कैलेस्ट्रियल बॉडीज पे भी बताया था, प्लैनेट्स वगैरह, और कुछ एटॉमिक एंटिटीज पे बताया था, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पे भी। तो न्यूटन्स का लॉ कहीं ना कहीं यहाँ पे वैलिड होता है। उसको जानने से पहले कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, तो हम यहाँ पे अजम्पशन देख लेते हैं, राइट। सबसे पहला अजम्पशन, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू दैट डायनेमिक वेरिएबल, जैसे आपका एनर्जी मोमेंटम, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो लिमिट द एक्यूरेसी विद विच वन और मोर द डायनेमिक वेरिएबल, कोई एक्यूरेसी नहीं है अगर एक से ज़्यादा डायनेमिक वेरिएबल एक सिस्टम में आ जाते हैं। प्रिसीजन इट्स मेजरमेंट, ठीक है, तो आपको पता होगा कि डायनेमिक वेरिएबल्स और प्रिसीजन वगैरह, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यूनिट 1 से आप लोग पढ़कर आए हैं फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अब हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। ये अजम्पशन आप भूल जाइए, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। ब्लैक बॉडी हम किसको बोलेंगे कि ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो कि सारी रेडिएशन को, जो भी रेडिएशन उस पर गिर रही है सबको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसका मतलब ये कि ये ब्लैक बॉडी से रेडिएट कर रही है, ठीक है। ब्लैक बॉडी एक गुड एब्जॉर्बर भी है, गुड रेडिएटर भी है, यानी जितनी लाइट पड़ेगी उसको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, जितनी लाइट को रेडिएट भी कर देती है, यानी आगे भी पहुंचा देती है। उसको हम बोलेंगे कि भाई ये बहुत ही बढ़िया गुड ब्लैक बॉडी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें कि ब्लैक बॉडी है क्या, तो आपके पास एक होलो बॉडी है ब्लैक कलर की, अंदर से एक स्मॉल ओपनिंग है, हमने कंसिडर कर लिया कि ये ब्लैक बॉडी है। कोई भी रेडिएशन अगर इसमें ओपनिंग के थ्रू एंटर करेगी, ठीक है, फ्रॉम द वॉल, तो ये क्या करेगी, जितनी भी एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ये देखो, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी हमने बनाई, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ से आ रही है क्या आ रही है, रेडिएशन, यहाँ से सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है और एमिट भी कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशन, जो वहाँ से रेडिएशन निकल रही है उसको हम रेडिएशन बोल रहे हैं। और ब्लैक बॉडी क्या है, हमने एक कंसिडर किया है ब्लैक बॉडी, जिसको मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक है वो इनसाइड से। दूसरी तरफ बॉडीज जो होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करती है। ओनली ब्लैक बॉडी जो होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट करती है और सेम अमाउंट के एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करती है, यानी जितने अमाउंट को एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी उतने मैक्सिमम अमाउंट की एनर्जी वो रेडिएट करती है। मेन एस्पेक्ट जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन हम करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कि कितने टेम्परेचर पे वो कितना रेडिएट करेगी, ठीक है। तो आप इसको एक बार लर्न कर सकते हैं इस ग्राफ को। अगर आप ब्लैक बॉडी लिख रहे हैं, अगर ये ग्राफ आप बना देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। यू कैन सी द फिगर, आपने देखा।
अब यहाँ पे देखने वाले हैं हम, इस फिगर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो एट एवरी टेम्परेचर देर इज वेवलेंथ, हर एक टेम्परेचर पे वेवलेंथ है, ठीक है, विच एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम, ठीक है, द वेवलेंथ इज कॉल्ड एज लैम्डा मैक्स। यानी हर एक टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि कुछ मैक्सिमम एनर्जी दिख रही है, देखो ये वाली ये वाली ये वाली, तो ये जो टेम्परेचर है जिसमें मैक्सिमम आपको एनर्जी देखने को मिल रही है, इसको हम लैम्डा मैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैम्डा मैक्स। लैम्डा व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ हो रहा है। एट शॉर्टर वेवलेंथ रीजन पे देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है, इंटेंसिटी रेडिएशन लो है, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ पे देखो, जो शॉर्ट वाला वेवलेंथ है बिल्कुल छोटा, शॉर्ट वेवलेंथ पे क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी और आपकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ तो हमने देख लिया कि जो पीक है उस पर ही है, ठीक है। शॉर्टर वेवलेंथ रीजन पे देर इज इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, हायर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी जो होगी वो बढ़ेगी। जनरली अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेडिएशन एमिट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ रीजन बनता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लैक बॉडी सिंपल आयरन पीस की तरह बिहेव करती है। यानी ब्लैक बॉडी क्या बन जाएगी? एक सिंपल आयरन पीस की तरह बन जाएगी, ओके। ये एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, टेम्परेचर बढ़ाओ रेडिएशन एमिट होती है, मोर इंटेंस हो जाती है। दूसरे वर्डों में बोलेंगे तो टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, रेडिएट करेगी लिटिल विजिबल रीजन से, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये ओके। नाउ एक हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका प्रणाम करेंगे, उनका नाम था प्लैंक, ओके, मैक्स प्लैंक। उन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिजल्ट का। उन्होंने एजम्पशन दिए क्लासिकल थ्योरी में, जहाँ पे एनर्जी सिस्टम जो होता है उसकी वैल्यू रॉन्ग बता दी थी उन्होंने डिटेल मॉडल भी दिया, ठीक है, कैविटी वॉल के अंदर उन्होंने रख दिया क्या? बॉडी को, ठीक है। इन्होंने ब्लैक बॉडी को एक ऑसिलेटर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन की तरह रखा और फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी दे दी, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो ऑसिलेटर है वो एनर्जी को एमिट करता है जब स्पेसिफिक अमाउंट में आए, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटा, बट वो कंटिन्यूसली नहीं था। तो हम इनकी कुछ एजम्पशन देखने वाले हैं, किनकी? मैक्स की, ठीक है, प्लैंक मैक्स। क्वांटा बोला था कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगी वो इस तरीके से एमिट होती है, ठीक है। तो क्वांटा इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो ऑसिलेटर होता है वो कैन नॉट हैव एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं, बट ओनली एनर्जी इज गिवन बाय, कोई भी एनर्जी नहीं है उनके पास, लेकिन एनर्जी किससे गिवन दी जाएगी? E इज इक्वल्स टू NH न्यू, ठीक है। म्यू जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। H जो है वो आपकी कांस्टेंट है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। N आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है। H को हम प्लैंक कांस्टेंट बोल रहे हैं, N को हम क्वांटम नंबर बोल रहे हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻34 होती है, ओके। तो हम इसको बोलते हैं क्या? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इसीलिए इसका फॉर्मूला आता है। एनर्जी जो होती है, कोई भी एनर्जी जो आपके ऑसिलेटर है वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करती है, लेकिन क्वांटा में करती है। क्वांटा क्या है? एनर्जी जो एमिट कर रही है। ऑसिलेटर चेंज हो रहा है एक दूसरे से दूसरे स्टेट में, तो एनर्जी जो रिलीज कर रही है, पर वैसे रेडिएट नहीं करती एनर्जी। तो यहाँ पे जो लेवल है n+1 हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ जाती है, वो आ जाती है E2 - E1 इज इक्वल टू n+1 H न्यू माइनस NH न्यू, ठीक है। इस तरीके से ये एनर्जी बन जाती है। ये आपका होता है। प्लैंक ने एक इक्वेशन दी थी डेंसिटी की भी, ठीक है, विच इज एनर्जी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी, ओके। तो आपको इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आ जाओ। इन्होंने बोला इंटेंसिव रेडिएशन हायर फ्रिक्वेंसी होती है और शॉर्टर वेवलेंथ होता है वो लो होती है, ठीक है। प्लैंक ने यूज़ किया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स की बात की गई, यानी अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल्स टू E इज एनर्जी एंड H इज प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप नंबर ऑफ फोटोन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन जाता है नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए, ओके। नाउ सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एक और क्लासिकल थ्योरी जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन की गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? एमिट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है बेसिकली। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेटल आर इरिडिएटेड विद अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी आपके पास एक मेटल है, इस सरफेस पे आप कोई भी लाइट डाल रहे हो और इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। यानी कोई भी आप लाइट डाल रहे हो, ठीक है, एक मेटल की सरफेस पर, वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 12mv² की एनर्जी से, तो हम उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, या फिर दिस फिनोमेना इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन वही है जो कि आपके निकल रहे हैं, ठीक है, यही है आपके, ओके। आ जाओ। फिनोमिना दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फिनोमिना में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लग रही है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, जिसको म्यू नॉट से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? ओके, सो यहाँ पे आइंस्टाइन की थ्योरी से हम एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटोन के कॉन्सेप्ट को
हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे लगा दिया। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल की सरफेस से एनर्जी गेन करता है एच न्यू, जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। वी नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कि फ्रीक्वेंसी आपको लगती है और वो मिनिमम वैल्यू की होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या क्या यहाँ पे पर्टिकुलर मेटल की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, एज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर है बेसिकली ये, तो एम वी स्क्वायर बाई 2 लिख दो या हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो, ये आपकी पूरी एक्सप्रेशन होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। अगर म्यू लेस होगा म्यू नॉट से तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है जो म्यू नॉट होगा आपका वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। अब हम मैटर का नेचर देखने वाले हैं, जिसके थ्रू हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे और कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, वेव लाइक बिहेवियर हमने पढ़ लिया, ठीक है। डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ना है जहाँ पे हम मैटर देखेंगे। डी ब्रॉगली ने ड्यूअल बिहेवियर दिखाया रेडिएशन का। इन्होंने पार्टिकल्स को बोला कि ये भी बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव की फॉर्म में दिखते हैं। एवरी पार्टिकल जो होता है उनके पास वेव भी होता है, जिसके पास वेवलेंथ भी होता है। उन्होंने इक्वेशन दी थी वेवलेंथ की, जिसका नाम उन्होंने h बाय पी दे दिया। h इज प्लैंक कांस्टेंट, p इज मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम आपको पता होगा कि मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो हम इसको लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय एम वी भी लिख सकते हैं। ये डी ब्रॉगली ने बोला। ओके, मैटर वेव्स में देखो, वेव्स जो होते हैं वो कहाँ से एसोसिएट होते हैं, पार्टिकल्स से, जो कि मैटर वेव्स को ओबे करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक पार्टिकल ही है, ठीक है। अब इसको हम फेज में अप्लाई करेंगे। ओके, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, जब आपका इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका सरकमफेरेंस 2πr होता है। आपको पता है कि कोई भी सर्कल है उसका सरकमफेरेंस 2πr होता है, ठीक है। वेव जो होता है वो राउंड ऑफ द सर्कल पे घूमता है एक फेज में, जब सरकमफेरेंस जो होता है इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो होता है आपका एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2πr, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो मेटर वेव्स में होता है एन आपका इंटीजर है जो 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, ठीक है, ये आपके होते हैं। यहाँ पे हम सेपरेट सिग्नल्स और आउट ऑफ फेज देखने वाले हैं। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। क्या लिखा था हमने, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2πr। लैम्डा इज नथिंग बट डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जिसको हम h अपॉन एम वी भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एन एच अपॉन एम वी भी लिख दिया, 2πr भी लिख दिया। अब हम इसको एन एच बाई 2π इस साइड करेंगे, एम वी आर इस साइड करेंगे, ठीक है। सिंस एम वी आर एक एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है कि ये एल होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको हम कैलकुलेट करते हैं जब सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, जो हमने बोर्स के मॉडल में भी देखा था। सेम आइडिया आपने देखा था ना कि h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो एम वी आर क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लेकर आए, डी ब्रॉगली वेव से क्या लेकर आए, एन एच अपॉन 2π एम वी आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली ने क्या आइडिया दिया था। डी ब्रॉगली से हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है डेविजन गार्मर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से डी ब्रॉगली वेवलेंथ को सपोर्ट किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो डी ब्रॉगली ने अपना कॉन्सेप्ट दिया उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए डेविजन एंड गार्मर आ गए थे 1927 में। इन्होंने रिफ्लेक्शन देखा इलेक्ट्रॉन बीम का, कहाँ से, मेटल सरफेस से, ठीक है, जब वेव नेचर चल रहा था, यानी मेटल के सरफेस पे इन्होंने भी एक लाइट फेंक के मारी और इलेक्ट्रॉन बीम को देखने को मिली। इन्होंने निकल के सरफेस पे मारा क्योंकि निकल आपका एक मेटल है, और मेजरिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से मेटल की सरफेस से स्कैटर्ड हुए उन्होंने उसकी एनर्जी को क्या देखना, नापना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट रखा वैक्यूम में, वहाँ पे उनके पास एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थे। उन्होंने स्ट्राइक कराई सरफेस ऑफ निकल मेटल, कौन सा मेटल लिया था, निकल की मेटल ली थी, ठीक है, उस पर उन्होंने स्ट्राइक कराया, ठीक है, क्या कराया, स्ट्राइक, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिटरमाइन यूजिंग डिटेक्टर, किसकी मदद से हमने इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन किया, डिटेक्टर के। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप जो था वो हम देखने वाले किस तरीके से दिख रहा था, ये देखो, ठीक है। यह जो आपकी सरफेस है ये आपकी मेटल की है, इस पे आपने लाइट फेंक के मारी, ठीक है, और इस तरीके से डिटेक्टर लगा था जहाँ से आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो था स्मूथेस्ट मेटल सरफेस पे लिया गया था, रफ इनफ टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम को स्मूथली दिखा दे, इंटेंसिटी ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी दिखा दे। तो यहाँ पे हमको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी मिला था, देखो
ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, इस पर पड़ी और ये आपका मूवेबल डिटेक्टर से आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जा रही है। एक्सेलरेटेड मोड पे रखा गया था, तो एक्सेलरेशन कराने के लिए बैटरी चाहिए होगा, हीटेड फिलामेंट भी चाहिए, और चैम्बर किसका है, वैक्यूम का है। तो ये आपका होता है, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया था। एयर जो होती इस चैम्बर में आ चुकी थी, एक्सीडेंटली क्या होता, एयर भी इस चैम्बर में आ चुकी थी, जिसने निकल ऑक्साइड बना लिया ऑन द सर्फेस ऑफ निकल मेटल, जिससे ऑक्साइड की फिल्म वहाँ से रिमूव हो गई और यहाँ से डिवीजन एंड गर्मर जो था उनका मेटल पीस जो होता है हाई टेम्परेचर पर हीट कर गया, जहाँ से सिंगल क्रिस्टल एरियाज के पास एक सिंगल क्रिस्टल प्लेन्स बन गए मेटल पे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट डन किया गया था इलेक्ट्रॉन को स्कैटर्ड कराने के लिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न को जानने के लिए, और अनएक्सपेक्टेड पीक्स आपको देखने को मिली थी क्योंकि कहीं ना कहीं एयर भी एंटर कर गया था इनके एक्सपेरिमेंट में। तो अगेन इन्होंने डिवीजन एंड गार्मन ने अपना एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया और वहाँ पे उन्होंने इंटेंसिटीज देखी, डिफ्रैक्शन देखा कितने एंगल पे होता है। तो हाईएस्ट इंटेंसिटी थीटा इसको सिर्फ 50 डिग्री पे इन्होंने देखने को मिली। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिमिलर सपोर्ट करने के लिए थॉमसन एंड राइट भी आए। ठीक है, उन्होंने भी फोटोग्राफिक डिफ्रैक्शन करने को देखा। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे दिखाया। डी ब्रैग्स लो ने अपना वेवलेंथ भी दिया यहाँ पे 0.165। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट। थॉमसन एंड रेड ने भी सेम किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पास किया एक वेरी थिन मेटल से, इन्होंने किसका लिया, एल्यूमिनियम का। सिमिलरली दो पैटर्न देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वेव प्रॉपर्टीज देखने को मिले पार्टिकल्स की। ठीक है, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला, जिसके हिसाब से हमारे पास h लैम्डा इज इक्वल टू h/mv देखने को मिला, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो ये फॉर्मूला है वही इंपॉर्टेंट है। डिवीजन गार्मर का एक्सपेरिमेंट आता है किस तरीके से उन्होंने किया, तो आप ऐसे शो कर सकते हैं और उनका वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा उसको आप बना सकते हैं और बता सकते हैं कि इन्होंने जो मेटल लिया था वो निकल लिया था, उसके ऊपर उन्होंने क्या लिया था, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स को उस पर फेंक के मारा था। फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स, वो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट किए गए और वहाँ से डिफ्रैक्शन पैटर्न और हमें थीटा देखने को मिला, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिला, जहाँ पे थीटा 50 डिग्री था। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पे क्वेश्चन भी आता है और डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन भी पूछा जाता है, 2-3 नंबर में आ जाता है। जैसे आपके 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, उसमें 2-3 पार्ट होते हैं, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिफाइन करने को भी आ जाता है और इससे कोई क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की भी दोगलापन होता है। यहाँ पे हम देखने वाले लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इन माइक्रोस्कोपिक साइज इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। पोजीशन की टर्म में और वेलोसिटी की टर्म्स में हम देखने वाले हैं। पोजीशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन देखोगे जब आप लाइट उस पर फोकस करोगे फोटोन्स के साथ, और आपको मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। तो इंक्रीज सर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन वुड डिक्रीज सर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। तो इनकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि जब सर्टेनिटी इन पोजीशन की सर्टेनिटी इंक्रीज कर रहे थे तो उसके थ्रू सर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज हो रही थी। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, अगर आप डेफिनेशन लिखोगे यहाँ से लिखो, इट स्टेट दैट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स मोमेंटम। इन्होंने बोला कि ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल किस पोजीशन पे और उसका मोमेंटम क्या है, साइमल्टेनियसली एक साथ इनको डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है। तो अनसर्टेनिटी देखने को मिला आपको। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी देखने को मिला आपको यहाँ पे। फेयरली इन्होंने एक्यूरेटली देखा और यहाँ पे इन्होंने अनसर्टेनिटी पोजीशन को डेल्टा एक्स से दिया, अनसर्टेनिटी मोमेंटम को डेल्टा पी से दिया और फिर प्लैंक कांस्टेंट भी आया। तो यहाँ पे इनका फॉर्मूला यहाँ से बनता हुआ डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, डॉट नियरली दोनों मोमेंटम एंड पोजीशन जो थे सेम एक्सिस पे थे, डिफरेंट एक्सिस पे था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों मोमेंटम उसकी पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे इनका लास्ट फॉर्मूला बनता हुआ। ओके, लिमिटेशन भी था इनका, लाइक वेलोसिटी एनर्जी टाइम एंगुलर, इन्होंने ये बोला था। ओके, नाउ फिर हम जो और अच्छे से पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका होता है डन। काफ़ी छोटा चैप्टर था। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कैलकुलेट करना है, बॉडी का मास दे रखा है, यानी मास आपको 1 kg दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, h/mv या फिर h/p। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो आप क्या करोगे, h/mv कर दोगे। h कितना है आपका 6.26 इंटू 10⁻34 जो कि प्लैंक कांस्टेंट। तो आप डायरेक्टली यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। राइट, यहाँ पे देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड है एक्यूरेटली अप टू 0.0 मैक्सिमम एक्यूरेसी, डिटरमाइन पोजीशन, आपको पोजीशन निकालना है डेल्टा एक्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, स्पीड दे रखी है, लाइट की वेवलेंथ दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एनर्जी निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वेवलेंथ दिया हुआ है जो कि 300 नैनोमीटर है, फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू c/μ।
वेव नंबर क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। एनर्जी के क्या होती है, ठीक है, एनर्जी इज एच न्यू। ओके, सो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के फेल होने के 2 रीजन बताने हैं, ठीक है। फिफ्थ में आपको बताना है सैलिएंट फीचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको मैंने बताया ना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, परफेक्ट वही होगी जो एब्जॉर्ब भी करे, एमिट भी करे। क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब हम मेटल सरफेस पर कोई बीम ऑफ लाइट फेंक के मारते हैं तो वहाँ से एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टाइन ने अपनी दी थी। यहाँ पे आपको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल पे आ रहा है, ठीक है, और आपको इस यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले यूनिट 3, जिसमें आप क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही, ठीक है। और आपका मैं केमिस्ट्री जो 141 है उसको भी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 141 एंड 147 और 137 135 बेसिकली सारे करने हैं मुझे स्टार्ट, तो थोड़ा सा भी बिजी रहती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक एक वीडियोस तो मैं बना सकती हूँ। ओके, तो 2-3 दिन से नहीं आई है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। एंड आप क्या करें, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहें और आपको सारे के सारे लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे। तो बिना पढ़े कुछ नहीं होता, तो आप लोग पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अभी से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि ताकि मैं आपको लास्ट में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ या PYQs का डिस्कशन कराऊँ तो आपको सब आता हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल पढ़िए। एंड इसके अलावा किसी को असाइनमेंट्स बनाने तो आप डायरेक्टली मुझसे DM कर सकते हैं, या असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए तो भी मुझे DM कर सकते हैं। असाइनमेंट्स बनवाने हैं तो बनवा लो यार, गरीब का भला कर दो, ठीक है। असाइनमेंट्स बनवाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं @MissMedico170। दिस इज़ माई टेलीग्राम हैंडल। ओके, तो आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं एंड खुश हो जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।